बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का। तो इसके आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसको कॉन्सेप्ट भी इसका सीखेंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन के आंसर को रीड भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टाइम को जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 14.1 है, डिफाइंस सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट्स इस इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, ये बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और उसके साथ साथ इसकी इक्वेशन क्या है, उसको हमने बताना है। तो सबसे पहले बेटा अगर कॉन्सेप्ट को देखें तो देखें, जब भी कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अराउंड बैक एंड फोर्थ मोशन करती है और उस पर लगने वाली रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है और हमेशा बॉडी जो है वो मेन पोजीशन की तरफ वापस खींची जाती है। तो सिंपल अगर आप एक झूले को देखें तो अगर आपके पास एक झूला है, ठीक है, आपने वो पिंक देखी होगी, तो वो पिंक के अंदर क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पीछे जाती है, ठीक है, इस तरह पीछे जाएगी, फिर उसके बाद इस तरफ आएगी, बैक एंड फोर्थ मूव करती रहती है, पीछे जाती है, फिर आगे आना शुरू हो जाती है। इस तरह ये अपने, और एक तो ये कि ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पीछे जाती है, फिर वापस आगे आती है, फिर पीछे जाती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, ये डायरेक्ट हमेशा जो है वो मेन पोजीशन पर डायरेक्टेड होती है, हमेशा मेन पोजीशन पर खींची जाती है। तो आपने देखा होगा झूला सीसा देखा है ना आपने, जिस पर पिंक जो अक्सर लड़के लेते हैं, लड़कियां लेते हैं, बच्चे लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस पर बैठते हैं और फिर जब उस पर फोर्स लगाई जाती है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आगे पीछे मूव करता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस स्पेसिफिक मोशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन देख लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम SHM लिखते हैं, इज अ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इन विच रीस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। पहली कंडीशन क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन, और हमेशा अपने ही मेन पर क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू a साइन और ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई। अब बेसिकली बच्चे ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, a क्या है, a से मुराद देखें, a हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, साइन थीटा तो एक एंगल है, और ओमेगा हमारे पास क्या होता है, इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और t हमारे पास क्या है, टाइम है, और उसके अलावा फाई की बात करें तो ये फेस कांस्टेंट है। अब बच्चे ये 2 नंबर के लिहाज से बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, ये बेहतरीन आंसर लिखा है मैंने, ठीक है, आपने यही याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो 14.2 को देखते हैं। 14.2 को देखें तो उसके अंदर क्या कह रहा है, कहता है स्टेट द बेसिक कंडीशंस फॉर फ्रिक्शनलेस सिस्टम टू एक्सक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि पूछा गया है कि किसी सिस्टम को SHM परफॉर्म करने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिस्टम को। तो सबसे पहले अगर देखें तो बेसिक कंडीशंस में देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहली कंडीशन ये है कि फ्रिक्शन, सिस्टम में फ्रिक्शन या डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द सिस्टम इज फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर पहली कंडीशन ये है कि किसी भी सिस्टम में फ्रिक्शन या डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन होगी तो एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होगी, लॉस होगी, और उसकी वजह से ऑसिलेशन भी ग्रेजुअली क्या होगी, जो है डिक्रीज होना, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टम जो है वो फ्री होना चाहिए फ्रिक्शन से भी और डैम्पिंग फोर्स से भी। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन में कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये कि बॉडी पर एक रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, हमेशा एक बॉडी पर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो कि डायरेक्ट रिलेशन रखती है डिस्प्लेसमेंट से। अब ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि जितनी रिस्टोरिंग फोर्स
ज्यादा बढ़ेगी उतना डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली हैं एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन की तरफ ही खींचा जाए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन किसी भी सिस्टम में मौजूद हो तो वहां पर SHM परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, होपफुली अब आपको ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो चले बच्चे नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको नोट्स खुद लिखे ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह से लिखना है। इसके पे मैंने प्रिंट करवाए हैं। अभी देखें तीसरा 14.38 डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो अब हम क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि आपके पास जो हमारे पास फ्री जो होता है, हमारे पास जो है फ्री ऑसिलेशंस एंड फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है, इन दोनों में बेसिकली हमने सिर्फ फर्क बताना है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखें कि वो हमें कहते हैं कि देखें अगर हम किसी भी सिस्टम को एक इनिशियल डिस्टरबेंस दें ना, मतलब उसको तंग करें, उसकी खराबी करें या उसमें कोई पंगा ले लें सिस्टम में, तो उसके बाद सिस्टम अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से खुद ही ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। सिंपल ये कि ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम को हम जरा सा डिस्टर्ब करें तो वो अपनी ही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से खुद ही ऑसिलेट करता रहे। इसी सिस्टम को या इसी सिस्टम के जो भी सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि देखिए जैसे हमारे पास एक पेंडुलम को साइड पर ले जाए ना, फिर उसको हम क्या करते हैं, मतलब साइड पर लेके जाके एकदम छोड़ देते हैं। आपने देखी होगी ना घड़ी, तो उस पर जो पेंडुलम लगा होता है उसको एक तरफ खींच के ना फिर छोड़ देते हैं। तो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल प्रोडिक फोर्स नहीं लग रही तो वो फिर फ्रीली मूव करता रहेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक साइड पे जाकर रिलीज कर दिया, अब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, पर वो फिर भी क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास होती है फ्री ऑसिलेशन। द सिस्टम ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ इट्स ऑन रिस्टोरिंग फोर्स आफ्टर एन इनिशियल डिस्टर्बेंस। आप उसको जरा से डिस्टर्ब कर दें और उसके बाद वो अपने ही महवर में खुद ब खुद ऑसिलेट करता रहे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। इसमें नो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं दी जा रही होती। ठीक है, एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू द डैम्पिंग, आहिस्ता आहिस्ता वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डैम्पिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वो पेंडुलम वापस रुक जाता है। दूसरा अगर हम देखें, द सिस्टम ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, यानी ये कि फोर्स ऑसिलेशन में सिस्टम को ऑसिलेट करने के लिए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो यानी सिस्टम खुद से ऑसिलेट नहीं कर रहा होता, बल्कि बाहर से ड्रिविंग फोर्स उसको ऑसिलेट करा रही होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि इसमें फ्रीली मूव करता है, इसमें हम खुद मूव करवा रहे होते हैं, बार बार उसको फोर्स दे रहे होते हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है, बार बार मूव कर रहा होता है। एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, इस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट कर रही होती है। और एम्पलीट्यूड डिपेंड ऑन द ड्राइविंग फोर्स एंड मे रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है ड्राइविंग फोर्स के ऊपर। आपने इसी तरह से लाइन लगानी है डिफरेंशिएट के अंदर और इस तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में तीनों को आंसर देना है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास 14.4 शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, कहता है व्हाई वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एन आइडियल सिस्टम पेंडुलम, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो वो ये कह रहा है कि आप जो है वो बताएं, क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि आइडियल सिस्टम पेंडुलम प्रैक्टिकली क्यों नहीं बनाया जा सकता, वजह क्या है। तो आइडियल सिस्टम पेंडुलम के लिए कुछ ना परफेक्ट कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं ना तो स्ट्रिंग का मैस वो कहते हैं 0 होना चाहिए, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल यानी बिल्कुल ही स्ट्रेच ना हो, और बॉब का पॉइंट मैस होना चाहिए, मतलब इतना कम जैसा पॉइंट नहीं हम लगाते उतना मैस होना चाहिए। तो यानी इतना साइज 0 माना जाए, मतलब जो कि हम कहें कि इसका तो ना होने के बराबर ही है। तो लेकिन रियल लाइफ में अगर हम ये कंडीशन देखें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ये कंडीशंस तो बना ही नहीं सकते। तो फिर इसीलिए हम क्या कहते हैं कि किसी भी रियल स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मैस होता ही है और वो थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी कर सकती है। ठीक है, इसी तरह रियल पेंडुलम बॉब का साइज भी 0 नहीं होता। इसी वजह से हम कहते हैं आइडियल सिस्टम को प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ भी लें, एन आइडियल सिस्टम पेंडुलम मस्ट हैव मैसलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड अ
point mass pop of zero size. Such conditions cannot achieve in the real life because every string has mass and can stretch, and every bob has finite size. Therefore, an ideal system cannot be constructed practically. अब होपफुली आपको ये इजी वर्डिंग भी समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है 14.5. तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं. कहता है हाउ डज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अकर. तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि आपके पास जो शार्पनेस रेजोनेंस कैसे अकर होती है. ठीक है, तो सिंपल देखें, हमारे पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजोनेंस को समझना चाहिए. आपको रेजोनेंस पता होगा तो फिर आप ये चीज समझ सकते हैं. जब किसी ऑसिलेशन सिस्टम पर लगने वाली ड्राइविंग फोर्स सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है ना, तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. इसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं. सिंपल, किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम पर लगने वाली ड्राइविंग फोर्स सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं. अब क्वेश्चन वो ये कह रहा था रेजोनेंस शार्प कब होती है या कैसे होती है. तो रेजोनेंस शार्प तब होती है जब सिस्टम में डैम्पिंग बहुत कम हो. ठीक है, जब डैम्पिंग बहुत स्मॉल होगी, कम होगी, लो होगी, तो मतलब ये कि सिस्टम की एनर्जी भी बहुत कम जो है वो लूज होगी. ठीक है, कम एनर्जी जो है वो लूज होगी. इसी वजह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाता है. ठीक है, और ड्रिविंग जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी भी दूर होती है तो एम्पलीट्यूड रैप्टली डिक्रीज होता है. इसीलिए रेजोनेंस कर्व या नैरो शार्प होता है. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है. इसी वजह से ना यही, और जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी भी दूर होती है ना तो एम्पलीट्यूड रैप्टली डिक्रीज होता है. इसीलिए हम कहते हैं रेजोनेंस कर्व या नैरो शार्प बन जाता है. ठीक है, तो अब यहां भी आप पढ़ के देख लें. रेजोनेंस बिकम शार्प व्हेन द damping is very small. In this case, the energy loss is minimum, so the amplitude become maximum at resonant frequency and drop off quickly on the either side. Hence, the resonance curve is narrow and sharp. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं 14.6 की तरफ. तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, वो कहते हैं व्हाट वुड हैपन टू टाइम पीरियड इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग. तो बच्चे वो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि अगर सिंपल सवाल में वो ये पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है अगर अर्थ अचानक अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर दे तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट होगा. यानी हमें सिर्फ ये बताना है कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बस ये बताना है. तो अगर हम बच्चे सिंपल देखें तो हमारे पास कॉन्सेप्ट में ये है कि देखिए सिंपल पेंडुलम का अगर हम टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला देखें तो वो होता है T इज इक्वल टू 2πL/G. ऐसे ये यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यानी अगर G इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. मतलब इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है. G नीचे है, T ऊपर है, दोनों का इनवर्स रिलेशन है. तो अगर यानी G कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा तो G कम हो जाएगा, मतलब G ज्यादा हो जाएगा फिर टाइम पीरियड कम हो जाएगा. मतलब अर्थ की रोटेशन की वजह से इक्वेटर पर इफेक्ट वैल्यू ऑफ G थोड़ी कम होती है ना. तो अगर अर्थ की रोटेट करना, मतलब अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो ये रोटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाएगा और इक्वेटर पर इफेक्टिव G इंक्रीज हो जाएगा. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि G बढ़ेगा और T कम हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ द अर्थ सडनली स्टॉप रोटेटिंग द इफेक्टिव वैल्यू G एट द इक्वेटर विल इंक्रीज टू इट ट्रू वैल्यू सिंस द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ये एंड इंक्रीज इन G विल डिक्रीज द टाइम पीरियड. मतलब G बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, सो द टाइम पीरियड विल बिकम स्मॉलर एट द इक्वेटर. क्लियर हो गया. आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 14.7 देखते हैं वो उसमें क्या कह रहे हैं. तो बच्चे 14.7 अगर क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर वो कह रहा है कि व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है एंड व्हाट प्रोवाइड रीस्टोरिंग फोर्स फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन द फॉलोइंग केसेस.
तो इस क्वेश्चन के अंदर वो ये पूछ रहा है कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, और फिर पूछ रहा है कि डिफरेंट ऑसिलेशन सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स किस फोर्स की वजह से प्रोवाइड होती है। तो दो एग्जांपल देंगे, एक होती है सिंपल पेंडुलम और दूसरा है स्प्रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। देखिए, जब हम किसी बॉडी को उसकी मेन पोजीशन से मूव करते हैं तो एक फोर्स उस बॉडी को वापस मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है। जब हमने एक दफा फोर्स लगा दी ना तो वो वापस मेन की तरफ आती है, तो वो किस फोर्स की वजह से आती है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आती है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखें कि रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब यह है कि बॉडी वापस मेन पोजीशन की तरफ लाने वाली फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, और यहां से पढ़ लें, रिस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट ऑन अ बॉडी टू ब्रिंग इट बैक इट मेन पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन. It always directed toward the main position and is directly proportional to the displacement. नेक्स्ट अगर हम नीचे देखें तो इसके दो पार्ट्स आपने लिखने हैं। एक आपने लिखना है कि सिंपल पेंडुलम। अब हमारे पास सिंपल पेंडुलम क्या होता है? देखिए, पेंडुलम का बॉब को साइड पर ले जाकर जब रिलीज करे ना तो ग्रेविटी की फोर्स का एक कंपोनेंट बॉब को वापस मेन पोजीशन की तरफ पुल करता है, इसीलिए पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट के बराबर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक कंपोनेंट है वो उसको वापस उसकी मेन पर लेकर आती है। तो इन अ सिंपल पेंडुलम द कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग द आर्क एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। दूसरा देखें, स्प्रिंग की बात करें तो वो स्प्रिंग में कहता है स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो स्प्रिंग बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी, इसीलिए स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होती है किसके? इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग के। इसीलिए हम इसे लिखते हैं F इज इक्वल टू KX। ठीक है, माइनस साइंस बताता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और यहाँ पर K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और स्प्रिंग कांस्टेंट है, X क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हॉपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। 14.8 को देखते हैं। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कहता है हमारे पास what role do shock absorber play in oscillation of vehicles in a bumpy rod? Explain briefly. देखें, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल पूछ रहा है कि जब कार या व्हीकल बम्पी रॉड पर, ठीक है, बम्पी रॉड्स पर जो है वो चलती है तो व्हीकल बार बार अप एंड डाउन ऑसिलेट करती है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो शॉक एब्जॉर्बर व्हीकल इन ऑसिलेशन को कैसे कंट्रोल करती है, मतलब जो शॉक एब्जॉर्बर है वो किस तरह से इन ऑसिलेशंस को कंट्रोल करती है, यानी हमें बताना है कि शॉक एब्जॉर्बर का फंक्शन या रोल क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझें, बम्पी रॉड पर व्हीकल को बम्प्स मिलते हैं। ठीक है, तो बम्प्स की वजह से व्हीकल ऑसिलेशन करती है। बम्प्स क्या है? वो जो खड्डे नहीं होते उसको कहते हैं, जंपिंग हो रही होती है उसकी वजह से। अगर डैम्पिंग ना हो तो व्हीकल काफी देर तक जो है ना अप डाउन करती रहेगी। तो शॉक एब्जॉर्बर डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं और डैम्पिंग की वजह से ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होती है और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डिस्पेस हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, मेनली हीट की फॉर्म में। तो रिजल्ट क्या मिलता है? एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, ऑसिलेशन क्विकली डाई आउट हो जाती है और इस तरह से वो स्मूथ स्टेबल राइड कर सकता है। ठीक है, तो यहां से भी आप पढ़ के देख लें, वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं। शॉक एब्जॉर्बर रिड्यूस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ व्हीकल caused by bumps on the road. They provide damping force through viscosity of oil and friction, which dissipates the mechanical energy of the system as heat. As a result, the oscillation die out quickly and the vehicle remains stable, provide a smooth and comfortable ride. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट सॉल्व मिलेंगी। मैंने बुक बाजार से पता कराई पर मुझे बुक जो है वो नहीं मिली है। बुक जैसे ही मिलेगी तो इंशाल्लाह
तमाम चैप्टर्स के जो है वो इंटरनल क्वेश्चंस भी बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बोर्ड के हवाले से। उसके अलावा तमाम लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। अभी फिल वक्त के लिए जो जो मटेरियल मुझे मिल रहा है उसके मटेरियल के मुताबिक चलूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह बुक जैसी मिलेगी तो सीरीज से जो है ना वो लेक्चर चैप्टर के अंदर से देना शुरू कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।